कभी किसी गाने की कोई लाइन या कोई शेर सुनकर ऐसा लगा है कि लिखने वाले ने जादू कर दिया है। हाँ बिल्कुल। कुछ शब्द ऐसे जमा दिए हैं कि वो सीधे दिल में उतर गए हैं। बिल्कुल। और आज हम उसी जादू के पीछे की तकनीक, उसके विज्ञान को समझने वाले हैं। हाँ, जिसे व्याकरण की दुनिया में अलंकार कहते हैं। जी। ये वो औजार हैं जिनसे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि एहसास बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कवियों या शायरों के लिए नहीं। अच्छा। हाँ, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही इनका इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जी, ये भाषा के वो शॉर्टकट हैं जो लंबी चौड़ी बातों को कुछ शब्दों में समेटकर सीधे सुनने वाले के दिमाग में एक तस्वीर बना देते हैं। वाह। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलंकारों की दुनिया की गहराई में उतरें, इनकी परिभाषा से शुरू करें, इनके मुख्य प्रकारों को समझें और फिर कुछ ऐसी मजेदार तरकीबें जानें जिनसे इन्हें पहचानना, समझिए, बच्चों का खेल हो जाए। या हुई ना बात? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये अलंकार आखिर है क्या? एक लाइन तो अक्सर दोहराई जाती है, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। हाँ। सुनने में तो ये बहुत सरल है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इस एक लाइन में ही इसका पूरा सार छिपा है। अलंकार का सीधा साधा मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहना। जी, गहना। अब आप सोचिए, गहने क्या करते हैं? वो शरीर की सुंदरता को निखारते हैं, उसे और आकर्षक बनाते हैं। बिल्कुल ठीक यही काम अलंकार भाषा के साथ करते हैं। ये काव्यों को सजाते हैं, उसे ज्यादा असरदार और यादगार बनाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये भाषा को एक मकसद देते हैं, एक वजन देते हैं। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि भावों को ताकत देने का एक तरीका है। सोचिए, जब कोई कवि कहता है चरण कमल, तो वो सिर्फ एक सुंदर शब्द नहीं जोड़ रहा। वो आपके दिमाग में एक साथ कोमलता, पवित्रता और सुंदरता की पूरी तस्वीर बना रहा है। सही बात है। तो अलंकार कम शब्दों में ज्यादा एहसास और तस्वीर भरने का एक टूल है। और ये कोई आज की बात नहीं है। अच्छा? भरत मुनि से लेकर आचार्य दंडी और भामह तक सदियों से विद्वान इस पर लिखते आए हैं। किसी ने 4 अलंकार गिने, तो किसी ने 100 से भी ज्यादा। वाह, यानी इसकी दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। तो फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। इतने सारे अलंकारों को समझने का सही रास्ता क्या है? रास्ता बहुत साफ है। हमें पहले इसका परिवार समझना होगा। अलंकारों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्से? पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये नाम ही अपने बारे में काफी कुछ बता रहे हैं। जी हाँ। एक का लेना देना शब्द से है और दूसरे का अर्थ से। एकदम। और यही इनका सबसे बड़ा राज छिपा है। शब्दालंकार में सारा करिश्मा, सारा सौंदर्य शब्द में होता है। शब्द में? हाँ। उसकी जगह अगर आपने उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, चमत्कार खत्म। अच्छा। दूसरी तरफ अर्थालंकार की खूबसूरती उसके अर्थ में होती है। आप शब्द बदल भी दें, पर अगर मतलब वही है तो सौंदर्य बना रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्दालंकार की सुंदरता थोड़ी नाजुक है, कह सकते हैं। एक शब्द बदलने से ही बिखर जाती है, जबकि अर्थालंकार की सुंदरता ज्यादा मजबूत है, वो भाव से जुड़ी है, शब्द से नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। यह अंतर तो बहुत बड़ा है। और तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार वो है जो शब्द और अर्थ दोनों में एक साथ चमत्कार पैदा करे। लेकिन यहाँ एक काम की बात ये है, बताइए, कि लगभग 90% सवाल सिर्फ पहले 2 यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार से ही आते हैं। तो हमें अपनी पूरी ताकत इन्हीं दोनों पर लगानी है? जी, आज हम इन्हीं पर ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस शब्दों के खजाने को खोलते हैं। पहले उन गहनों को देखते हैं जो बाहर से ही चमकते हैं, शब्दालंकार। हाँ। इन्हें पहचानने की वो सुपर ट्रिक्स क्या हैं जिनकी बात हम कर रहे थे? बिल्कुल। तो देखिए, शब्दालंकार के 3 महारथी हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले आते हैं अनुप्रास अलंकार पर। इसकी सीधी सी पहचान है जब किसी लाइन में कोई एक अक्षर यानी वर्ड बार बार आए और एक लय बनाए। यानी एक ही अक्षर की बार बार वापसी। इसकी कोई ट्रिक? इसकी ट्रिक है अक्षर रिपीट। जैसे ही किसी पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार सुनाई दे या दिखाई दे, समझ जाइए अनुप्रास है। कोई उदाहरण? इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। हाँ, इसमें त बार बार आ रहा है। बिल्कुल,
यहाँ त की ध्वनि बार बार एक संगीतमय असर पैदा कर रही है। तो अनुप्रास में एक ही अक्षर बार बार आता है, लेकिन क्या हो अगर अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्द ही बार बार आए? मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाएगी। और यहीं पर एंट्री होती है यमक अलंकार की। अच्छा। यहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बार अपने साथ एक नया मतलब लेकर आता है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक है जोड़ा, यानी शब्द का जोड़ा दिखेगा पर मतलब अलग अलग होगा। जोड़ा। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो शायद सबको पता होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। हाँ, एक कनक का मतलब सोना और दूसरे का तातूरा। एक और उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया। पहली घटा यानी बादलों का जमघट, और दूसरी घटा मतलब कम हो गया। बिल्कुल शब्द वही, लेकिन दोनों बार अर्थ बिल्कुल अलग। यही यमक का कमाल है। ठीक है, तो अनुप्रास में अक्षर का खेल, यमक में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब का। अब आते हैं श्लेष पर। ये यमक से कैसे अलग है? यहाँ भी तो एक शब्द के कई मतलब होते हैं। ये एक बहुत बारीक और खूबसूरत फर्क है। यमक में शब्द 2 बार आकर 2 मतलब देता है। हाँ। जबकि श्लेष अलंकार में शब्द आता तो एक ही बार है, पर उसी एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए जी। शेष का शाब्दिक अर्थ ही चिपकना है। तो इसकी ट्रिक है एक शब्द अनेक अर्थ। एक शब्द में ही कई मतलब छिपे होना। हाँ। इसका कोई ऐसा उदाहरण जो इस फर्क को साफ कर दे? इसका सबसे शानदार उदाहरण रहीम का दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी लाइन में पानी शब्द सिर्फ एक बार आया है, लेकिन ये 3 अलग अलग चीजों के लिए 3 अलग अलग मतलब दे रहा है। 3 मतलब? हाँ। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसका सम्मान, और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। मतलब एक ही शब्द ने 3 भूमिकाएं निभा दी। बिल्कुल। यमक में एक शब्द 2 किरदारों में आता है, जबकि श्लेष में एक ही किरदार 3 अलग अलग नाटक खेल जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। कमाल है। इन 3 महारथियों के अलावा भी कोई है शब्दालंकार में? अच्छा। और दूसरा है विप्सा, जिसमें हम किसी गहरी भावना जैसे आश्चर्य, दुख या खुशी को जताने के लिए एक शब्द को दोहराते हैं, जैसे हाय हाय या चुप चुप। समझ गया। तो हमने उन गहनों को देख लिया जो बाहर से चमकते हैं, शब्द, पर असली खजाना तो मतलब में छुपा होता है ना? बिल्कुल। चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां बात सिर्फ अर्थ की होती है। अर्थालंकार को कैसे पहचाना जाए? अर्थालंकार की दुनिया बहुत विशाल और खूबसूरत है, पर यहाँ भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारा काम आसान कर देते हैं। कीवर्ड्स? शुरुआत करते हैं सबसे आम और सबसे जरूरी अलंकार से, उपमा अलंकार। उपमा? जब किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी बहुत मशहूर चीज से की जाए तो वहाँ उपमा होता है। यानी तुलना या कंपैरिजन। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान सबसे आसान है। इसकी ट्रिक है वाचक शब्द। वाचक शब्द? जी। अगर आपको कविता की लाइन में सा, सी, से, सरिस या समान जैसे शब्द दिखें तो 99% मौकों पर वहां उपमा अलंकार ही होगा। अच्छा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ सरिस शब्द आ गया जिसका मतलब है के समान। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ सा ने बता दिया कि तुलना हो रही है। एकदम सही। ये तो सच में बहुत आसान है। सा, सी, से देखो और उपमा पर निशान लगा दो। बिल्कुल। तो लेकिन कई बार तुलना सीधी नहीं होती, बल्कि कह दिया जाता है कि ये चीज वो नहीं बल्कि वही है। तब क्या होता है? तब मैदान में आता है रूपक अलंकार। रूपक। उपमा में जैसा होता है, रूपक में वही होता है। यहाँ 2 चीजों में इतनी समानता दिखाई जाती है कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है। कोई भेद नहीं छोड़ा जाता। जी। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। इसकी ट्रिक है बिना सांसी के सीधी बराबरी, और अक्सर दोनों शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह माइनस लगा होता है। कोई उदाहरण जिससे ये और साफ हो जाए? इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल। यहाँ ये नहीं कहा कि चरण कमल जैसे हैं, यहाँ कहा गया है कि चरण ही कमल है। चरण और कमल के बीच की दूरी को मिटा दिया गया है। कोई तुलना नहीं, सीधा आरोपण। यही रूपक है। अच्छा, तो उपमा एक तरह का कंपैरिजन है और रूपक एक इक्वेशन, यानी A = B।
हाँ, कह सकते हैं। अब इस परिवार का तीसरा बड़ा सदस्य है उत्प्रेक्षा। वो इन दोनों से कैसे अलग है? उत्प्रेक्षा अलंकार न तो तुलना करता है न बराबरी। ये कल्पना की उड़ान है, संभावना की दुनिया है। कल्पना, जहाँ एक चीज में दूसरी चीज के होने की कल्पना कर ली जाए। इसकी ट्रिक भी कीवर्ड्स पर ही आधारित है। इसके भी कीवर्ड्स हैं? जी, अगर पंक्ति में मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, जनहु या जो जैसे शब्द दिखें तो आंखें बंद करके मान लीजिए कि वहां उत्प्रेक्षा है। यानी ये शब्द इशारा करते हैं कि जो कहा जा रहा है वो हकीकत नहीं है, कल्पना है। बिल्कुल। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे ओढ़े हुए हैं मानो नीले पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। मानो। जैसे ही मनो शब्द आया, ये साफ हो गया कि ये कल्पना है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा है। वाह! तो अगर मैं इसे अपनी भाषा में समझूं? हाँ, बताइए। उपमा है तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। सही। कंपैरिजन। रूपक है तुम्हारा चेहरा चांद है। बिल्कुल। इक्वेशन। हाँ। और उत्प्रेक्षा है तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है मानो चांद निकल आया हो। बहुत खूब। क्या मैं सही हूँ? इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। आपने तीनों का सार पकड़ लिया। तो ये तीन अलंकार तुलना, बराबरी और कल्पना पर आधारित हैं। हाँ। लेकिन कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जो या तो हकीकत को बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं, हाँ। या फिर दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं। हाँ। उनके बारे में क्या? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। अब आते हैं सबसे मजेदार अलंकार पर, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति? इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। अतिशय उक्ति यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो सच ना लगे, असंभव लगे। इसके लिए कोई मजेदार ट्रिक है? हाँ, इसके लिए हम कहते हैं फेंकू ट्रिक। फेंकू ट्रिक? अच्छा। हाँ, मतलब जब आपको लगे कि ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये फेंक रहे हैं, तो वहां अतिशयोक्ति है। इसका कोई उदाहरण? इसका क्लासिक उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सही बात है। ये तो असंभव है कि सोचने भर से घोड़ा नदी पार कर जाए। जी, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये तो ट्रिक हमेशा याद रहेगी। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी खूब इस्तेमाल करते हैं। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बिल्कुल, हम सब अपनी भाषा में कलाकार हैं। सही कहा। इसी तरह एक और खूबसूरत अलंकार है, मानवीकरण। मानवीकरण? जब हम बेजान चीजों या प्रकृति को इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाते हैं, जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काईं। मतलब फूल और कलियां सच में तो हंसते मुस्कुराते नहीं है? नहीं, ये तो इंसानी भावनाएं हैं। जब प्रकृति को इंसान बना दिया जाए तो वो मानवीकरण है। अब आते हैं उस जोड़ी पर जहां मैं हमेशा फंसता हूँ, भ्रांतिमान और संदेह। ये दुविधा बहुत लोगों को होती है। सुनने में एक जैसे लगते हैं। इसी किसी ऐसे उदाहरण से समझा सकती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाए? चलिए इसे हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में समानता की वजह से एक पक्का भ्रम हो जाता है। पक्का भ्रम? आप एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं और उसी हिसाब से काम भी करने लगते हैं। गलती पक्की हो जाती है। अच्छा। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से। यहाँ तोते को नाक की कील अनार का दाना होने का इतना पक्का भ्रम हुआ कि वो उसे खाने के लिए झपट पड़ा। मतलब एक्शन हो गया। एक्शन हो गया। और संदेह में एक्शन नहीं होता। बिल्कुल। संदेह अलंकार में दिमाग में ये है या वो है वाली कश्मकश अंत तक बनी रहती है। आप कोई फैसला नहीं कर पाते। अच्छा। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया। यहाँ कवि तय ही नहीं कर पा रहा कि सामने शरीर है या सिर्फ उसकी परछाई। दुविधा बनी हुई है। तो सीधा सा नियम है, भ्रांतिमान में पक्का भ्रम जिसके बाद एक्शन होता है जी, और संदेह में कच्चा भ्रम जहां सिर्फ कंफ्यूजन रहता है। एकदम सही। ये अंतर तो अब एकदम साफ हो गया। ऐसी ही एक और जोड़ी है, विभावना और विशेषोक्ति। सुनने में बड़े भारी भरकम शब्द है पर इनका कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे? जी, विभावना अलंकार में बिना कारण के ही काम हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना। हाँ, कारण पैर कान मौजूद नहीं है, फिर भी काम चलना सुनना हो रहा है। तो विशेषोक्ति इसका ठीक उल्टा होगा कि कारण है पर काम नहीं हो रहा। इसका सबसे प्यारा उदाहरण है पानी बिच मीन प्यासी। मछली पानी के बीच में है फिर भी प्यासी है। जी, यहाँ प्यास बुझाने का कारण यानी पानी मौजूद है, लेकिन काम यानी प्यास बुझना
नहीं हो रहा। वाह, तो आज हमने अलंकारों के कोड को पूरी तरह से क्रैक कर लिया है। बिल्कुल। चाहे वो अक्षर रिपीट वाला अनुप्रास हो, शब्दों के जोड़े वाला यमक हो, सासी वाला उपमा हो या फिर फेंकू ट्रिक वाली अतिशोक्ति, ये कीवर्ड्स और तरकीबें अब हमेशा याद रहेंगी। जी, हमने देखा कि अलंकार भाषा को कितना सजीव, कितना प्रभावशाली और कितना गहरा बना देते हैं। ये सिर्फ परीक्षा के नियम नहीं है। नहीं, ये भाषा की आत्मा का हिस्सा है। अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। आज हमने देखा कि काव्य और साहित्य में अलंकार क्या कमाल करते हैं। अब ये सोचिए कि क्या हमारे रोजमर्रा की बातचीत में भी हम अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करते हैं? ये सोचने वाली बात है। अब रे बार जब अपने दोस्तों से बात हो तो ध्यान दीजिएगा, शायद आपको अपनी ही बातों में कोई अतिशयोक्ति, कोई रूपक या कोई